वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया था रिगार्डिंग अलाइड मेंस। और इसमें जो है वो ऑलरेडी हम जो है वो 1 to 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। 2018 का जो अलाइड का मेंस का पेपर था, स्पेशली जीएस का 1 से 20 तक क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं। एंड आज जो है वो हम 21 से 25 तक जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस जो जितनी पिछली वीडियोस है वो सभी जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, एज वेल एज जो है वो लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली डेली जो है वो एमसीक्यू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। एंड साथ में मेंस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम जो है वो 90 मिनट्स आंसर राइटिंग कर रहे हैं हर रोज। आप उसको चेक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ द पजोता मूवमेंट। अब देखिए, इससे पहले जो है वो ये टॉपिक हमेशा प्री के लिए पढ़ा होता है कि पजोता मूवमेंट है, कोई सिरमौर में हुई है, 1942 में हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट से लिंक कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपको मेन फीचर्स को बताना है, और अगर हमने नहीं पढ़ा है फिर भी हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये है आंसर राइटिंग का आर्ट। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले तो एक फैक्ट याद रखना है कि हमें जो है वो पजोता मूवमेंट को लिंक करना है नेशनलिज्म के साथ, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमें लिंक करना है लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। और थर्ड पॉइंट जो हमें फोकस करना है, जो थर्ड हमारा की पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि हमें जो है वो जिस तरह से जो स्टेट थे, स्टेट का जो रूलर था, ठीक है, जो आपकी स्टेट है, स्टेट का जो रूलर है, उसने जो एट्रोसिटीज़ करी, ठीक है, जो वनरेबिलिटीज़ क्रिएट करी, हमें उसको हाईलाइट करना है। प्लस कॉमन चैलेंजेस लाइक बेगार हो गया, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें हाई टैक्स बर्डन हो गया, रेवेन्यू ज़्यादा डिमांड की जा रही है, ये सभी को हम आंसर में हाईलाइट कर सकते हैं अगर हमें 120 मार्क्स में लिखने के लिए आ रहा है। सेकंड, पहला पॉइंट मतलब ये तो गवर्नमेंट एक तरह से नॉर्मल एक्शन हो गया। देन उसका लोगों का रिएक्शन क्या था, उसको भी हम बता सकते हैं कि मास प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, हड़तालें निकाली, ठीक है, और साथ में जो है वो एगिटेशंस लॉन्च किए, आईएनसी की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से रहती है, या गांधी जी या कोई अदर लीडर है उसका क्या रोल रहता है, इस तरह से जो हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब सिमिलर यहाँ पर है कि पचोता मूवमेंट आप सिंपली बताइए कि कहाँ पर हुई, और प्रेजेंट टाइम से लिंक कर सकते हैं कि प्रेजेंट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1942 में ही हुई थी। उसके बाद मेन फीचर्स, तो मेन फीचर्स में आप डायरेक्ट चलिए और कोशिश कीजिए कि हेडिंग और सब हेडिंग बनाइए। लाइक एक जो है वो आप हाईलाइट कर रहे हो, अगर आपके पास एक पेन है, नॉर्मली जनरली इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम 2 पेन यूज़ कर पाएँ, तो हम ब्लू पेन ही अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो है वो हमें साथ साथ में अंडरलाइन करते चलना है, क्योंकि लास्ट में ये सोचते हैं कि अंडरलाइन बाद में करेंगे तो उतना टाइम भी नहीं रहता। मेन फीचर्स में सबसे पहला फैक्ट जो हमें बताना है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रिप्रेसिव रूल। अब हमें रिप्रेसिव रूल इतना अगर हम लिखते हैं तो हम वहाँ पर राजा का नाम मेंशन कर सकते हैं कि ये राजा था, उसकी जो है वो पॉलिसीज थी वो ऑप्रेसिव इन नेचर थी, एक्सप्लॉइटिव थी, और उसमें फॉर एग्जांपल डाल दो कि हाई टैक्स बर्डन, ठीक है, बेगार सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, इस तरह से। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को आप बता सकते हैं तो हम नेशनल इशू के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा सेकंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगी इसमें। उसके बाद फिर लीडरशिप एंड लोकल पार्टिसिपेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पर आप जो लीडर्स के नाम है उनको बता सकते हैं कि कौन कौन जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन उसका की डिमांड क्या थी, जैसे कि जो फोर्स लेबर यानी कि बेगार को जो है वो अबॉलिश करने की डिमांड थी। देन उसके बाद ब्रिटिश, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लस एज वेल एज जो प्रिंसली स्टेट थी, ये दोनों आपस में मिले हुए थे, क्योंकि तो सप्रेशन एंड रिप्रेशन बाय द अथॉरिटीज़ की जो डिमांड्स थी उसको अथॉरिटीज़ ने किस तरह से जो सप्रेस किया है, इसको भी आप बता सकते हैं। ये भी एक जो है वो फीचर इंक्लूड हो जाएगा। देन सिंबल ऑफ लोकल नेशनलिज्म, यहाँ पर एक कंसेप्ट आ रहा है लोकल नेशनलिज्म का, ये की इंपॉर्टेंट रहता है। एक तरफ तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जा रही है, दैट इज योर नेशनलिज्म एट नेशनल लेवल, दैट मीन्स इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की जा रही है। लेकिन लोकल नेशनलिज्म का मतलब ये होगा कि जो एट्रोसिटीज़ है उससे फ्री करवाना, तो हम जो है वो इसको यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। प्लस यहाँ से जो है वो एक तरह से जो लोकल्स की जो वॉइस थी, जिस तरह से उन्होंने जो वॉइस को रेज किया, उसको भी हम बता सकते हैं। लिगेसी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो हम यहीं पर बता सकते हैं कि हिमाचल हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जो कि लास्ट फेज में हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की आई, और कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट करती है इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं। और देन उसके बाद कंक्लूजन के लिए अगर हम इसमें पॉइंट ऐड करने हैं तो ठीक है, पजोता मूवमेंट ने जो एक तरह से हम बता सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू की थी, स्टिल एक्टिव इन सिरमौर, ठीक है, और अभी भी सिरमौर के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फॉर एग्जांपल एक हाटी कम्युनिटी का डालो कि हाटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ के वो स्टिल जो है वो अभी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, और वो जो है वो डेमोक्रेटिकली जो है वो लाइक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू जो है वो एक स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ताकि जो है वो हमारा आंसर जो है वो यूनिक भी लगे और मल्टी डायमेंशनल लगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है
व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हाउ एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड इन इंडिया। अब देखो दो क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है और जनरली बात है कि 120 वर्ड्स में आ सकता है और ऑलरेडी यहाँ पर 120 वर्ड्स में पूछा गया। अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन सब बता देंगे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी के क्या होते हैं और एग्जांपल भी दे देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर शुरुआत करना चाहते हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है दैट इज योर 500 गीगावाट बाय 2030। हम इसको बता सकते हैं इन इंट्रोडक्शन। तो इससे क्या है कि हमें हेल्प मिल सकती है एक बेहतर इंट्रोडक्शन बनाने के लिए। सीधा कंटेंट के सीधा फैक्ट के साथ शुरू कीजिए कि भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो इतना है, ठीक है, और इसको अचीव करने के लिए जो है वो हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज है हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आप फिर उसके बाद मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपका चलेगा सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर पैनल, ठीक है, जिसमें अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को साथ में ऐड कर सकते हैं। विंड एनर्जी सिमिलर, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। प्लस कोशिश कीजिए यहाँ पर आप रीजन्स को बताइए कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट चल रहा है। लाइक जैसे सोलर एनर्जी है तो राजस्थान का रीजन हो गया, ठीक है। अगर आप विंड एनर्जी की बात करते हैं तो हम इसको जो है वो तमिलनाडु वाले रीजन को इंक्लूड कर सकते हैं। हाइड्रो पावर तो इसमें हिमाचल प्रदेश के एग्जांपल्स को ऐड किया जा सकता है एज वेल एज उत्तराखंड और सिक्किम के एग्जांपल्स को भी ऐड किया जा सकता है। देन बायोमास एनर्जी के फॉर्म में जो है वो हम यहाँ पर गोवर्धन प्लांट के बारे में बता सकते हैं जो कि एमपी में लगा था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपके पास पॉइंट्स है। जियोथर्मल एनर्जी है तो इसमें जो है वो हम हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं जो कि आपका तत्ता पानी हो गया, ठीक है, इस ये वाला रीजन हो गया। या फिर अगर हम बात करें मणिकर्ण तो ये एग्जाम्पल्स रहेंगे। यहाँ पर जो है वो रीजन्स के एग्जाम्पल ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सही में एग्जाम्स मतलब अच्छे नंबर मिल सकते हैं एग्जाम में इस आंसर के लिए। देन उसके बाद एनर्जी को जो है वो किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हो, फर्स्ट जो है वो आंसर सेक्शन लिख रहे हो, देन उसके बाद सेकंड जब आप लिखना शुरू करते हो तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग जो है वो लाइन होनी चाहिए। वो कनेक्टिंग लाइन से जो है वो आपका आंसर जो है वो अलग नहीं लगेगा, दोनों ऐसा फील होगा कि दोनों जो है वो सेम ही क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ पर जो है वो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना चाहिए, किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को किस तरह से प्रमोट किया जाता है वो बताना चाहिए और क्या पोटेंशियल है हमारा इसमें। फॉर एग्जांपल है कि हाइड्रो पावर के रिगार्डिंग हम अगर बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो स्मॉल हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स है उनको प्रमोट करना चाहिए। तो उससे क्या है, अगर नुकसान भी होता है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर तो वो कम होगा, ठीक है, और उनकी जो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट होती है वो भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू बिग। तो ये भी हम जो है वो बता सकते हैं। साथ में हमें क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहिए, ये भी जो है वो हम बता सकते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जांपल लिख सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आपके पास कुछ एग्जांपल है, लाइक फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वाला वर्ल्ड का जो है वो पहली जो है वो रीज़न है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा जिसको हम ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग जो है वो कोड्स, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी बता सकते हैं। स्मार्ट ग्रिड एंड एनर्जी स्टोरेज, ये भी कंसेप्ट आ सकता है। देन उसके बाद रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, इसको हम बता सकते हैं। बिहेवियर चेंज एंड पब्लिक अवेयरनेस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और इसमें हम एग्जांपल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सोलर जो किसान स्कीम है उसके रिगार्डिंग ये है कि किसान जो है वो अपनी सरप्लस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेच सकता है, जो वो सरप्लस प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो बेच सकता है। तो दैट मीन्स इससे क्या होगा, उसको इनकम की सपोर्ट मिलेगी। तो इस चीज़ को हम जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अर्बन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज की कंसेप्ट। अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि लॉट ऑफ पावर कट रहते हैं हमेशा। तो जब पावर कट रहते हैं तो उस केस में सोलर एनर्जी उनके पास एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि अगर उनके पास खुद का प्लांट होगा, ठीक है, जो अपनी छत पर घर पर लगाया होगा उन्होंंने, तो उससे उनको एनर्जी, अगर हम लाइट की बात करें तो 24 आवर जो है वो रह सकती है। तो ये कंसेप्ट को हम ऐड कर सकते हैं। देन उसका वेस्ट टू एनर्जी, दिस इज की कंसेप्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एज अ वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं कि हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हमारे पास जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल डालो स्टबल बर्निंग का, और जब आप स्टबल बर्निंग को का एग्जांपल आप जब यहाँ पर ऐड करोगे तो उस केस में आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ जाएंगी। सबसे पहला तो एक कि आप वेस्ट से एनर्जी जनरेट करें, और साथ में आप जो पोल्यूशन के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको भी जो है वो हम एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, तो बता सकते हैं। देन कंक्लूड करने के लिए जो है वो हम यहाँ पर एक तो 2070 के विज़न को ऐड कर सकते हैं कि भारत का जो विज़न है 2070 तक कि हमें जो है वो नेट ज़ीरो बनना है, नेट ज़ीरो इमिटर बनना है, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और साथ में SDGs को भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि किस तरह से हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं या एक जो है वो हम हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो इस पूरे आंसर को बनाया जा सकता है। देन उसके बाद व्हाट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट, डिस्कस हरियाली नीरू मीरू एंड अरवरे पानी संसद वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट।
अब देखिए ये तीन यहाँ पर क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अलाइड जैसे एग्जाम में जो है वो इस तरह से क्वेश्चंस को डिवाइड करके पूछा जा रहा है, क्योंकि कई बार तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाती है और इनका कुछ पता नहीं चलता है पब्लिक सर्विस कमीशन का कि कहीं से भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इस बार एचएस के एग्जाम्स में हुआ कि उन्होंने फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनको एलिमिनेट कर दिया और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को जो है वो इंक्लूड किया है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए है क्या। इफ़ यू हैव साइंटिफिक एडिविशन सॉरी इफ़ यू हैव साइंटिफिक डेफिनेशन देन उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई साइंटिफिक जो है वो डेफिनेशन नहीं है जिसको आप यहाँ पर ऐड कर पाए, तो देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम इंस्टीट्यूट का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या हम मिनिस्ट्री का नाम ऐड कर सकते हैं, या लाइक फॉर एग्जांपल वाटरशेड मैनेजमेंट है तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति उस तरह से कोई एक डेफिनेशन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं स्पेशली। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड लोकल लैंड रिसोर्सेज विद इन द वाटरशेड। तो वाटरशेड को हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि वाटरशेड होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी एरिया हुआ जो कि रिवर ड्रेन कर रही है, उसमें चाहे उसकी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड हो रही है, कोई पॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, कोई लेक इंक्लूड हो रही है, वो सभी उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। टू एंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वाटर कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। तो दैट मीन्स वाटर मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं तीन प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर रहा है। पहला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सेकंड उसके बाद वाटर कंजर्वेशन के साथ, और थर्ड जो है वो आपका प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। तो हम इसको जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस तरह से बता देंगे तीनों को। फिर उसका विजन में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि विजन क्या है, तो विजन बता सकते हैं। तो विजन में अगर आप ये तीन पॉइंट्स भी लिख देते हो तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा 1.5 मार्क्स मिल सकता है। देन उसके बाद इट इन्वॉल्व द प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन अ वे दैट बेनिफिट बोथ द एंड लोकल एनवायरमेंट एंड कम्युनिटीज़। तो ये एक तरह से हम इसको इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लाइक यहाँ पर हमें एप्लीकेशन बता सकते हैं कि किस तरह से किया जा रहा है। तो मेन टारगेट वो आप बता सकते हैं बेसिक। उसके बाद हमें मेन पॉइंट पर चलना है कि हमें जो है वो ये प्रोजेक्ट भी पूछे हैं जो मेनली चले। तो एक एक प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। जैसे हरियाली वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है तो इसको 2003 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो मेन टारगेट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना। अब यहाँ पर जो है वो हम विजन भी लिख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं इस तरह से। फिर की फीचर्स हम बता सकते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो गया, फोकस ऑन द वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर हमने बात की ये तीन कंसेप्ट यही फॉलो किए जा रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंडर भी। देन इम्पैक्ट हम बता सकते हैं, इफ़ यू हैव गुड डाटा रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर रिचार्ज या कुछ आपके पास परफेक्ट एग्जाम्पल है तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट जो है वो नीरू मीरू प्रोजेक्ट है। ये जो है वो आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2000 में, और इसमें जो है वो स्टेट के रिगार्डिंग है। तो स्टेट में फोकस किया जा रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन की तरफ, अवेयरनेस कैंपेन्स की तरफ और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ। तो ये तीन की पॉइंट्स हैं। इफ़ यू हैव जर्नल इन्फॉर्मेशन तो भी अगर हम एक सिस्टमेटिकली फॉर्मेट में लिखते हैं, एक पूरा फ्रेम्ड करके आंसर को लिखते हैं तो हमें मार्क्स मिलेंगे। देन उसका इम्पैक्ट हम बता सकते हैं क्या इम्पैक्ट रहता है, एंड अगर आपके पास कोई अच्छा एग्जांपल रहता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है वाटर पार्लियामेंट, ये की इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज़ समझो, वाटरशेड मैनेजमेंट ओके ठीक है, क्वेश्चन आ गया इस तरह से, लेकिन अब इस डाटा को यूटिलाइज भी किया जा सकता है। अगर कहीं पर जो है वो वाटर कंजर्वेशन की बात की जा रही है तो वहाँ पर जो है वो हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। इससे जो है वो हमें हेल्प मिल सकती है इस डाटा के थ्रू वहाँ पर आंसर लिखने के लिए। और ये तीनों एग्जाम्पल्स अगर हम वहाँ पर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो हमें जो है वो मार्क्स मिल सकते हैं। देन ये इसमें भी सेम है कि कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, और ये राजस्थान का जो है वो ये प्रोजेक्ट है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और अरवरी जो रिवर है वो उससे लिंक करता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है वो रिवाइवल ऑफ द रिवर इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा यूनिक जाता है तो हम इसको बता सकते हैं, और जहाँ पर हम बता रहे हैं ना रिवर कंजर्वेशन की, तो वहाँ पर हम ये एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। देन इम्पैक्ट हम बता सकते हैं इसका, और फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ, कि सबसे पहले तो यही डालो कि 2070 का जो विज़न है हमारा, या हम जो एक सोच रहे हैं कि हमें जो है वो एट द रेट अमृतकाल फेज़ में जो है वो हमें क्या करना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो उस विज़न के लिए लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन अगर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में आता है तो उससे जो है वो हमें डबल बेनिफिट होगा। एक तो हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे और साथ में हम जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगी। दोनों कंसेप्ट को हम साथ में लिंक करके जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें जिस तरह से हम मॉडल्स को फॉलो कर रहे हैं लाइक डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी या फिर कोई और इनिशिएटिव हो गया, तो उससे ये क्लियर होता है कि हम क्या कर रहे हैं, पीपल सेंट्रिक फॉर्म पे जा रहे हैं। यानी कि हम जो है वो पब्लिक पार्टी, जो आपका पब्लिक और प्राइवेट, इन दोनों का पार्टिसिपेशन को जो है वो एनहांस कर रहे हैं, और एक तरह से जो है वो ये जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से भी हम जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं एट द एंड कंक्लूजन में।
देन उसके बाद नेक्स्ट है लार्जी प्रोजेक्ट के बारे में, और जोग्राफिकल ऐसे पूछा है। अब यहाँ पर ये फैक्ट याद रखना है कि जोग्राफिकल ऐसे पूछा है और 120 वर्ड्स में है। सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है कहाँ पर और कितने मेगावाट का है और कौन सी रिवर के ऊपर है। ये बहुत ज़रूरी है इन इंट्रोडक्शन। इफ़ यू हैव डाटा रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे तो आप वो मेंशन कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन, या फिर अगर आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप लार्जी के अकॉर्डिंग शुरू करते हो तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। बेसिक लोकेशन कहाँ पर है, कितना प्रोजेक्ट रिव्यू है, और इस तरह से आप जो बेसिक जो है वो डाटा ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो जोग्राफिकल एंड जियो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे चलिए, क्योंकि हमें जोग्राफिकल ऐसे लिखना है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि माउंटेन टेरेन है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइप हम बता सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर हम ऐड कर सकते हैं। तो रिवर इकोलॉजी के बारे में बता सकते हैं कि नेचुरल जो आपका फ्लो ऑफ रिजाइम है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी जनरेशन हो रही है वो अफेक्ट कर रही है नेचुरल फ्लो ऑफ द रिजाइम, जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसको इफेक्ट कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज़, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि अगर डैम बनाना है तो उसके लिए जो है वो पेड़ों को काटा भी जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आता है। लॉस ऑफ वेजिटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स, और इसमें अगर आप करंट एग्जांपल्स ऐड करते हो तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। वाटर क्वालिटी के ऊपर किस तरह से असर पड़ता है उसमें भी अगर आपके पास करंट एग्जांपल्स है तो हम ऐड कर सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है। नो डाउट लोकल कम्युनिटी को अगर वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसी भी रिमोट एरिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है स्पेशली इन हाइड्रो पावर, तो उससे जो है वो लोकल जो आपकी कम्युनिटी है उसको हेल्प मिलती है, उनके लिए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है। और देन उसके बाद अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है तो स्टेट को भी बेनिफिट होता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर ये बिजली भी सप्लाई करते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव होता है। तो ये सोशल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये सभी मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर जो है वो लोकल कॉमन जो रीजन है वहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ फ्रेम जो है वो ये क्या करते हैं, बेसिक जो सर्विसेज है लाइक बेसिक जो फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड करना सोसाइटी में, उसको जो है वो ये देखते हैं। इसमें एजुकेशन, सैनिटेशन, ठीक है, या सोशल वेलफेयर या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये सब इंक्लूड होती है। उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं आप इसको लास्ट में कि हमारा जो विज़न है, स्टेट का विज़न है ग्रीन एनर्जी स्टेट का। ग्रीन एनर्जी हमें बनना है, ठीक है। तो स्टेट जो ग्रीन एनर्जी का जो विज़न है उसको कंक्लूड करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं लास्ट में एट द एंड, ये की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बता सकते हैं कि 2026 तक जो हमारा विज़न है उसमें लार्जली जो प्रोजेक्ट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है इफ़ जो है वो हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं एट टू, मतलब लिमिटलेस, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम लेवल तक जो है वो हमें जो है वो लोगों से इंगेजमेंट करनी है। इफ़ यू हैव देन उसके बाद कोई अगर आपके पास कोई कॉमन एग्जांपल है, कोई डाटा है, तो आप उसको जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है एनालाइज अबाउट द इंडिया स्टेटस ऑफ राइजिंग पावर। अब राइजिंग पावर की बात की जा रही है यहाँ पे भारत पे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरह से शुरू किया जा सकता है। ऑप्शंस है इंट्रोडक्शन में कि हम सिंपल इंट्रोडक्शन शुरू कर दें कि भारत जो है वो एक इमर्जिंग राइजिंग पावर है, या हम चलते हैं डायरेक्ट डाटा के साथ कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक या IMF जिसकी भी एक रिपोर्ट है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट कोई भी, उसमें भारत को ये कहा है कि भारत जो है वो 5th ट्रिलियन इकॉनमी है। ट्रिलियन बता दो कितनी है, एंड इसके साथ साथ में भारत जो है वो वन ऑफ डेवलपिंग इकॉनमी है। या हम फ्यूचर विजन पे चलते हैं कि बाय 2050 भारत जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप साइकिल बना सकते हैं कि 1951 में हम किस तरह से थे, फिर उसके बाद 1971 में हमारी इकॉनमी कितनी थी, 1991 में हमारी कितनी इकॉनमी थी, फिर 2000 में कितनी थी, फिर 2010 में कितनी थी, 20 में कितनी, और स्टिल जो आपका 2040 है उसमें कितने हैं। तो ये एक फेज़ है कि यहाँ तक जो है वो हमारी इकॉनमी 1991 तक हमारी 1 ट्रिलियन इकॉनमी थी, लेकिन उसके बाद से हम इतना ग्रो किए कि अभी हम 3 ट्रिलियन तक पहुँच चुके हैं। तो ये आप इस तरह से साइकिल बना सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ कि राइजिंग पावर क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद बताइए कि जीडीपी में किस स्टेटस, क्या स्टेटस चला है, ठीक है। और साथ में इनिशिएटिव ऐड कर दिए कि इनिशिएटिव अगर हम ऐड कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, ये सब अगर हम ऐड कर देते हैं तो इट विल बेनिफिशियल फॉर अस। स्ट्रेटेजिकल जियोपॉलिटिकल पोजीशन, अब यहाँ पर जियोपॉलिटिकल है तो हम ग्लोबल साउथ की बात कर सकते हैं पहला। सेकंड उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात कर सकते हैं, रीजनल लीडरशिप की हम बात कर सकते हैं। और फिर देन उसके बाद जियोपॉलिटिकल में चल रहे हैं तो हमें सार्क, ठीक है, जो हमारी लोकल सबसे पहले जो लाइक जो एशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, SCO रिसेंट मीटिंग हुई, ब्रिक्स के बारे में हम बता सकते हैं, SCO ब्रिक्स हो गया, ठीक है, और ASEAN, ठीक है। प्लस एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना है कि अभी रिसेंटली जो है वो नीति आयोग के जो CEO है उन्होंने कहा है कि RCEP में शायद भारत दोबारा ज्वाइन कर सकता है, ऐसा उन्होंने थोड़ा सा सिग्नल दिया है, तो हम इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं।
मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में हम बता सकते हैं, तो हमारी सबसे पहले तो हमें बताना है कि हमारे पास नेवी में कितना सब कुछ है। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं एक्सरसाइजेज को, रिसेंट की कोई एक्सरसाइज हुई है उसको आप माइंड में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आपका यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं मालाबार एक्सरसाइज का, क्वाड की एक्सरसाइज है तो वो अच्छा इंप्रेशन रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब सागर परिक्रमा, ठीक है, या फिर आपके पास समुद्र शक्ति, कोई मैत्री, या फिर कोई भी जो आप बंगो सागर हो गया, जो कोई एक्सरसाइज है उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यूएनएससी, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में जरूर यहाँ पर बताना है। और इसमें लिख भी रखा है कि भारत जो है वो वहाँ पे जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर काफ़ी बार बन चुका है, और अभी जो है वो सपोर्ट कर रहा है G4 नेशंस भी कि भारत को जो है वो परमानेंट सीट मिले। इसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे साउथ साउथ कॉपरेशन में, हम ऐड कर यहाँ पर बता सकते हैं क्वाड को, ठीक, I2U2 ग्रुप को हम यहाँ पर बता सकते हैं। जितने करंट के एग्जाम्पल्स लिखोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और करंट के एग्जाम्पल्स जो है वो बार बार पढ़ने पड़ेंगे तभी याद में रहेंगे, तभी लिख पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में स्पेस बता सकते हैं, और इसरो के चंद्रयान मंगलयान, ठीक है, और अभी जितने भी जो इनिशिएटिव्स हैं लाइक शुक्र के लिए भी हम जो है वो भेजने वाले हैं, ठीक है, 2028 तक। तो इवन लाइक चंद्रयान 3 जो हमारा चंद्रयान जो हमारा नेक्स्ट जाएगा, ठीक है, उसमें हमारा ये टारगेट भी है चंद्रयान 4 में कि हम जो है वो इस मून के ऊपर लैंडिंग करेंगे। तो ये की एस्पेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद साथ में सॉफ्ट नेचर को भी हम बता सकते हैं कि भारत का सिर्फ यही विज़न नहीं है कि हमें जो है वो अपने लिए स्ट्रांग होना है, हमें हमारा विज़न है जिसमें हम बता सकते हैं वसुदेव कुटुंबकम के एग्जाम्पल में सर्वधर्म, ठीक है, या सर्वधर्म समभाव, ये भी हम बता सकते हैं। कोई जो संस्कृत का एग्जाम्पल है उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इवन सॉफ्ट पावर में हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को बता सकते हैं कि हमारा फर्स्ट यूज़ वाली वो इफेक्ट नहीं है। एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट को हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया। साथ में हम वेलफेयर ऑफ पीपल बोल रहे हैं, साउथ एशिया के बारे में हम फाइनेंशियल ऐड दे रहे हैं, इसमें आप आइलैंड का बता सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारे इनिशिएटिव्स को हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऑपरेशन गंगा, ठीक है, या आपके पास कोई भी अदर इनिशिएटिव है जिससे ये क्लियर होता है कि हम जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए प्रमोट कर रहे हैं वेलफेयर। साथ में आप यूएन के पीस कीपिंग मिशन को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसका चैलेंजेस भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि अगर हम ये सब अचीव कर रहे हैं तो वी हैव नथिंग, वी हैव स्मॉल चैलेंजेस। आप बता सकते हैं पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हमारे पास चैलेंज है। इंटरनल सिक्योरिटी के कंसर्न है, आप बता सकते हैं रीजनलिज्म जिस तरह से ग्रो हो रहा है, खालिस्तान की डिमांड होगी, बॉर्डरलैंड इशू हो गया, या नागालैंड का जो रीजन है वहाँ पर कुछ स्टेट्स जो है वो डिमांड, वहाँ का जो रीजन है वो डिस्ट्रिक्ट है वो डिमांड करिए सेपरेट स्टेट रूट की, या भील प्रदेश, ठीक है, गोरखालैंड, ये कुछ एग्जांपल्स है जो बता सकते हैं। बॉर्डर टेंशन आप बता सकते हैं, इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ या इन्फिल्ट्रेशन जो होती है, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, ये सब बता सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न, दिस इज ऑल्सो बिग इशू। और यहाँ पर आप CH4 मीथेन का एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि मीथेन भारत से जो है अगर हम बात करें मीथेन एमिटर में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल को। और मीथेन का अगर लिख रहे हो तो पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच चल रही है आंसर के लिए। उसके बाद कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि ठीक है ये हमारा इतने चैलेंजेस है, लेकिन हम जो है वो अगर हम क्या कर रहे हैं, हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, तो हमें जो है वो साथ में स्ट्रेटेजिक जो है वो जियोपॉलिटिकल या मिलिट्री स्ट्रेंथ या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ चलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करना पड़ेगा। पहला पॉइंट कि हमारे पास जो पोटेंशियल है उसे हमें फुली यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि हम इन चैलेंजेस को भी एड्रेस करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करें, और साथ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी जो है वो इंश्योर करें। तो इस तरह से जो है हम पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बता सकते हैं कि अगर हम ये सब अचीव करते हैं तो भारत का इससे जो रोल है, ठीक है, इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और भारत जो है वो एक सुपर पावर बन सकता है वर्ल्ड में। इवन मोर देन सुपर पावर हम बता सकते हैं कि भारत एक सुपर पावर बन सकता है, और फिर भारत उसके बाद सभी को जो है वो सुपर पावर बना भी सकता है। इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं एट द एंड। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।